हिमालयाज के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर -30 टेम्परेचर में दुनिया की दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने खड़ी है। ना तो कोई वॉर चल रही है, ना तो कोई पीस ट्रीटी साइन हुई है। फिर भी हर साल यहाँ हजारों सोल्जर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। यह है बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो 1962 में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सच ये है, ये वॉर कभी खत्म ही नहीं हुई। आज हम बात करेंगे कि कैसे हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले दो देश कैसे एक ब्लडी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच गए, कैसे चाइना ने स्काई चीन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बना लिया और इंडिया को काफी समय तक इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। और आज के टाइम पर चाइना के पास इंडिया की एग्जैक्टली कितनी टेरिटरी है। दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर डिस्प्यूट्स में से एक है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। और इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग 300 साल पीछे, जब हिमालयाज में मॉडर्न बॉर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस टाइम हिमालयाज एक क्लियर बॉर्डर नहीं था, ये था एरिया जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस का। यहाँ तीन पावर्स थी, किंगडम ऑफ लद्दाख, तिब्बतन एम्पायर और कुछ इंडिपेंडेंट हिमालयन ट्राइब्स थी। ट्रेड रूट चलती थी लेह से लासा तक। यहाँ से ट्रेड होता था सॉल्ट, वुल, सिल्क और टी। और इसी ट्रेड को कंट्रोल करना पॉलिटिकल पावर का सिंबल माना जाता था। और उस वक्त लद्दाख के रूलर थे किंग डेलेक नामग्याल। उनका गोल था ट्रेड रूट पर कंट्रोल बढ़ाना और लद्दाख को एक्सपेंड करना। इसीलिए लद्दाख ने वेस्टर्न तिब्बत के एरियाज में मिलिट्री मूवमेंट शुरू की। तिब्बत ने एक थ्रेट की तरह देखा और फिर तिब्बत ने लद्दाख के खिलाफ आर्मी भेज दी। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि लद्दाख को मुगल एम्पायर से मिलिट्री हेल्प मांगनी पड़ी। फाइनली दोनों साइड्स ने पीस टॉक्स की और साइन हुई 1684 की ट्रीटी ऑफ टिन मॉस गैंग। इस ट्रीटी के बाद लद्दाख और तिब्बत अपनी पुरानी टेरिटरीज में वापस चले गए, ट्रेड रूट रीओपन हो गए और वॉर ऑफिशियली खत्म हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉर्डर को कभी एग्जैक्ट मैप पर डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ वैग्यू डिस्क्रिप्शन थी कि इस माउंटेन के पीछे हम हैं और इस रिवर के बाद तुम रह लेना। और वही अनक्लियर फ्रंटायर्स फ्यूचर डिस्प्यूट्स की फाउंडेशन बन गया। लगभग 160 साल बाद हिमालयस में एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट थी। अब लद्दाख डोगरा रूलर्स के कंट्रोल में था। 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख को कॉन्कर कर लिया था। वो सर्व करते थे गुलाब सिंह के अंडर, जो सिख एम्पायर के पावरफुल रूलर्स में से एक थे। 1841 में डोगरा फोर्सेस ने तिब्बत के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया। उनका गोल था डोगरा किंगडम को एक्सपेंड करना, लेकिन हार्श हिमालयन क्लाइमेट और असिस्टेंट की वजह से वॉर लंबी चल गई। फाइनली दोनों साइड्स ने ट्रीटी ऑफ चुशुल साइन की। इस ट्रीटी का मेन क्लॉज था बोथ साइड्स विल रिस्पेक्ट द ओल्ड एस्टैब्लिश्ड फ्रंटायर्स। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, ओल्ड फ्रंटायर्स एग्जैक्टली है कहां, इसका कोई क्लियर मैप नहीं था। और इसी वजह से हिमालयन बॉर्डर फिर से वैग्यू ही रहा। अब तक हम दो ट्रीटीज देख चुके हैं, ट्रीटी ऑफ टिन मॉस गैंग, ट्रीटी ऑफ चुशुल। दोनों ट्रीटीज ने पीस एस्टैब्लिश किया, लेकिन बॉर्डर कभी क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ। और इसी अनसर्टिनिटी का फायदा उठाया एक नए ग्लोबल पावर स्ट्रगल ने। इस स्ट्रगल का नाम था द ग्रेट गेम। 19th सेंचुरी में दुनिया की दो सबसे पावरफुल एम्पायर्स थी, ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर की सबसे वैल्यूबल कॉलोनी थी इंडिया, और ब्रिटिश रूलर्स को डर था कि कहीं रशिया साउथ की तरफ से एक्सपैंड करके इंडिया की तरफ न पहुंच जाए। इसलिए ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया के नॉर्थ में बफर जोन्स हो, और हिमालयन बन गया एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटायर। ब्रिटिशर्स ने हिमालयन के सर्वे के लिए एक आदमी को चुना जिनका नाम था विलियम एच जॉनसन। और 1865 में ब्रिटिश सर्वेयर विलियम एच जॉनसन ने एक बाउंड्री प्रपोज की जिसका नाम था जॉनसन लाइन। इस लाइन के अकॉर्डिंग स्काईचिन का पूरा पार्ट कश्मीर का पार्ट था, और कश्मीर उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के इन्फ्लुएंस में था। ये लाइन काफी एग्रेसिव टेरिटोरियल क्लेम थी, और आज भी हम इसी को अपना बॉर्डर मानते हैं। कुछ टाइम बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जॉनसन लाइन चाइना के अगेंस्ट बहुत एग्रेसिव क्लेम है, इसलिए 1899 में उन्होंने एक न्यू प्रपोजल दिया, मैटकार्नी मैकडोनल्ड लाइन। इस लाइन के अकॉर्डिंग स्काईचिन का बड़ा हिस्सा चाइना को मिलता था। ब्रिटिश ने ये प्रपोजल चिंग डायनेस्टी को भेजा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चाइना ने ना तो कभी इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, ना तो कभी रिजेक्ट किया। रिजल्ट, वेस्टर्न हिमालयाज में स्काईचिन को लेकर परमानेंट कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। इसी टाइम पर ईस्टर्न हिमालयाज में भी एक प्रॉब्लम चल रही थी। ये रीजन आज के अरुणाचल प्रदेश के अराउंड था। 1913 से 1914 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई शिमला में, जिसे शिमला कन्वेंशन बोला गया। इसमें तीनों के रिप्रेजेंटेटिव थे, हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, लोचिन शात्रा तिब्बत की तरफ से, और आइवन चैन चाइना की तरफ से। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स ने एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया कि तिब्बत को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, आउटर तिब्बत जिस पे तिब्बतन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और इनर तिब्बत
जिस पर चाइना का इन्फ्लुएंस रहेगा। पर चाइना पूरा तिब्बत चाहता था, जो उसने बाद में किया भी। लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की, जो थी मैकमोहन लाइन। और इस लाइन के अकॉर्डिंग तवांग और पूरा साउथ रीजन ऑफ हिमालयाज ब्रिटिश इंडिया का पार्ट माना गया, और आज के अरुणाचल प्रदेश लार्जली इसी पर बेस्ड है। लेकिन चाइना ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया, पर ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन चाइना आज तक शिमला कन्वेंशन को इनवैलिड बताता है और अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है। चाइना कहता है कि तिब्बत के पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करने की, और इसी वजह से ईस्टर्न सेक्टर आज भी डिस्प्यूटेड है। करीब 1950 में चाइना ने तिब्बत पर मिलिट्री कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। इससे पहले तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच एक बफर जोन की तरह था। इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन कि वो अपोज करे और दूसरा डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करे। इंडिया ने दूसरा ऑप्शन चुना। इसी के कुछ सालों बाद इंडिया और चाइना के बीच 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट। ये बेसिकली इंडिया का एक्सेप्टेंस था तिब्बत को लेकर, और इसके जरिए दोनों देशों के बीच ट्रेड रूल्स भी एस्टैब्लिश हुए। लेकिन एग्रीमेंट में भी बॉर्डर के बारे में कुछ बात नहीं हुई। तो आप देख सकते हो, एग्रीमेंट और ट्रीटीज तो साइन हो रही हैं, पर बॉर्डर की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और यही मिस्टेक बनी 1962 के युद्ध और आज के बॉर्डर डिस्प्यूट की। तो 1950s के एंड आते आते इंडिया को पूरा विश्वास था कि चाइना और उनका दोस्त है और वो कभी भी उन पर अटैक नहीं करेगा। पर तभी एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि चाइना एक हाईवे बना रहा है शिंगजियांग से तिब्बत तक। और प्रॉब्लम ये थी कि जो रोड था ये डिस्प्यूटेड रीजन से गुजरता था, यानी अस्काई चिन से। और हमेशा बॉर्डर के पास हाईवे बनाने का मतलब होता है लड़ाई की तैयारी, क्योंकि हाईवे होने से मिलिट्री मूवमेंट इजी हो जाता है। और इससे यह भी क्लियर हो गया था कि चाइना स्काई चिन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा है। इसी बीच 10 मार्च 1959 को लासा में एक रूमर स्प्रेड हुआ कि चाइनीज अथॉरिटीज दलाई लामा को अरेस्ट या किडनैप तक कर सकती हैं। इस रूमर के बाद हजारों तिब्बतन लोग दलाई लामा के पैलेस के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। सिचुएशन बहुत जल्दी एस्केलेट हो गई और प्रोटेस्ट एक लड़ाई में बदल गया। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा सीक्रेटली लासा से एस्केप कर गए, हिमालयन माउंटेन्स को क्रॉस किया और लगभग 2 हफ्तों के बाद वो इंडिया पहुंचे। इंडिया ने उन्हें शरण दी और आज भी दलाई लामा इंडिया में धर्मशाला में रहते हैं। और दलाई लामा को शरण देना चाइना को नहीं पसंद आया। उसे लगा कि तिब्बत इशू में इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है इंडिया। और इसी इंसिडेंट के बाद इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत ज्यादा टेंस हो गया, जो इवेंचुअली लीड करा सिनो इंडियन वॉर को। तो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, दोनों कंट्रीज अपने अपने क्लेम्स पर अड़ी हुई थी। फिर 1959 में हुए पहले मेजर क्लैशेस, लोंगचू इंसिडेंट और कोंगा पास क्लैश। इनमें इंडिया और चाइना के बीच पहली बार सीरियस फायरिंग हुई। ये सब देखते हुए 1961 में इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब था कि इंडिया ने डिस्प्यूटेड एरियाज में स्मॉल मिलिट्री पोस्ट एस्टैब्लिश करने लगा था, ताकि ग्राउंड रियलिटी पर इंडिया अपने क्लेम्स शो कर सके। फिर 20 अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया पर लार्ज स्केल अटैक लॉन्च कर दिया। और इस अटैक के लिए इंडिया बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि इंडिया को लगता था कि चाइना कभी भी इंडिया पर अटैक नहीं करेगा। और ये जो वॉर थी वो 2 सेक्टर्स में हुई, वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ये लड़ाई 1 मंथ तक चली और वो अकेली लड़ाई थी जो इंडिया हारा था। 20 नवंबर 1962 को चाइना असम प्लेन्स में एंटर करने ही वाला था कि तभी उसने यूनिलैटरल सीजफायर अनाउंस कर दिया। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि अगर चाइना प्लेन्स में एंटर करता तो मिलिट्री सप्लाई लाना मुश्किल हो जाता, और उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी था वॉर को रोकने के लिए, और इससे चीजें बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकती थी। इसलिए चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से विड्रॉ कर लिया और अस्काई चिन पर कंट्रोल पा लिया। 1962 की वॉर के बाद इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ। जहां दोनों आर्मीज रुक गई, वही ग्राउंड रियलिटी डिफैक्टो बाउंड्री बन गई। इसी को लेटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी कहा गया। एलएसी पूरी तरह से मार्क नहीं है और दोनों कंट्रीज का एलएसी को लेकर अलग अलग परसेप्शन है, और ना तो वहां कोई फेंसिंग है। इसलिए दोनों के बीच फेस ऑफ्स और स्टैंड ऑफ्स होते रहते हैं, जैसे 2017 का डोकलम स्टैंड ऑफ और 2020 का गलवान वैली क्लैश। अब बात करते हैं कि क्यों एलएसी पर फायरिंग मना है। तो इंडिया और चाइना ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए बॉर्डर टेंशन को कंट्रोल करने के लिए, और उनमें से एक था 1996 का एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एलएसी के पास फायर आर्म्स यूज करना अवॉइड किया जाएगा और ट्रूप्स फायरिंग नहीं करेंगे विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस। इसे इसलिए किया गया ताकि एक्सीडेंटल वॉर को प्रिवेंट किया जा सके। मेजर स्टैंड ऑफ्स हैं डोकलम स्टैंड ऑफ 2017, गलवान वैली क्लैश 2020। आज हिमालयाज दुनिया के मोस्ट मिलिटरलाइज्ड रीजन्स में से एक है।
तो फिर अब की स्थिति ये है कि इंडिया ने भी अपने बॉर्डर के पास अपना इंफ्रा डेवलप कर लिया है, यानी ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा, ताकि ट्रूप्स क्विकली मूव कर सके, सप्लाई लेन स्ट्रांग रहे। इंडिया ने बीते सालों में 3500 किलोमीटर से ज्यादा रोड बना चुका है, और साथ ही इंडिया ने एयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड किया है, जैसे न्योमा एयरबेस जो लद्दाख में है, और साथ ही 30 से ज्यादा हेलीपैड बनाए हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर सिर्फ एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये रिजल्ट है सेंचुरीज ऑफ अनक्लियर बॉर्डर्स, कॉलोनियल मैपिंग मिस्टेक्स, स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिटवीन राइजिंग पावर्स, और इसी वजह से 1962 की वॉर ऑफिशियली खत्म तो हो गई थी, लेकिन हिमालयाज में टेंशन आज भी खत्म नहीं हुई है।